नमस्ते, जोहार, आदाब। मैं राजदीप। काम की बात के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज़ाद फाउंडेशन और मैन एंगेज इंडिया नेटवर्क के द्वारा चलाए गए कैंपेन घर का काम सबका काम के तहत हम अनपेड केयर वर्क के ऊपर लड़कों और पुरुषों की भागीदारी के ऊपर बात कर रहे हैं। इस कैंपेन के साथ में काफी सारी संस्थाएं भी जुड़ी हुई है, जिनमें प्रवा और सिक्विन भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज हमारे साथ में निदा जुड़ी हैं। निदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। निदा सिक्विन में कम्युनिकेशन, पार्टनरशिप और स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट की जिम्मेदारी संभालती हैं। वह पिछले 14 सालों से युवाओं के साथ काम कर रही हैं और थिएटर, कला और संवाद के जरिए स्कूल, कॉलेजेस, शेल्टर होम्स और अन्य जगहों पर भी युवाओं के साथ में जुड़ी हुई हैं। आपने यूनिसेफ, यूएन वुमेन और प्रवा जैसे नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जेंडर, एजुकेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और क्लाइमेट जैसे मुद्दों पर काम किया हुआ है। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है निदा। कुछ क्वेश्चंस हमारे पास में आए हुए हैं, मैं एक एक करके आपके पास में रखूंगा। सबसे पहले निदा, अगर आप बता सकें कि सिक्विन की एक पॉपुलर डिजिटल कैंपेन जिसका नाम है मर्दों वाली बात, अनलर्न्ड एंड रिस्क्रिप्टेड, उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा बता सकें। थैंक यू राजदीप। एंड सबसे पहले तो थैंक यू यहाँ पे मुझे इनवाइट करने के लिए। हैशटैग मर्दों वाली बात, अनलर्न्ड एंड रिस्क्रिप्टेड हमारा एक डिजिटल कैंपेन था जो हमने एक कैंपेन और लीडरशिप जर्नी की तरह चलाया था लगभग 50 इन्फ्लुएंसर्स के साथ। तो इनके साथ हम लोगों ने कैंपेन इस तरीके से डिजाइन किया था, अलग अलग मुद्दों को उठा के मर्दानगी की परिभाषा को एक्सपैंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं कि एक असली मर्द की परिभाषा क्या होती है। क्या वो हमेशा वायलेंट होता है? क्या वो हमेशा फोर्स का इस्तेमाल करता है? क्या वो कभी भी अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं कर सकता है? ये एक छवि बन चुकी है पॉपुलर कल्चर से, हमें जो घरों में सिखाया जाता है। तो कैंपेन का मकसद था उस परिभाषा को तोड़ना, मड़ोड़ना और कुछ नई परिभाषाएं बनाना कि मर्द होने के बहुत सारे अलग अलग अनुभव हो सकते हैं। क्या हम उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं? और मर्दों की, लड़कों की क्या भूमिका होती है जेंडर बेस्ड वायलेंस, स्ट्रक्चरल वायलेंस, हिंसा, खासतौर से जो लैंगिक हिंसा होती है, जो ज्यादातर औरतें, महिलाएं और जो अलग जेंडर आइडेंटिटीज के इंडिविजुअल्स होते हैं जो फेस करते हैं, उसमें लड़कों और मर्दों की क्या भूमिका होती है। जाहिर सी बात है, आप इतने भारी शब्द अगर आप सोशल मीडिया पे दिखाएंगे तो कोई तो मुंह फेर के भाग जाएगा। सो एम यही था कैंपेन का कि इसको हम और छोटे छोटे मुद्दों में कैसे बांट सकते हैं। अगर हम सेफ शहरों की बात कर रहे हैं कि हमारे शहर सुरक्षित होने चाहिए, अगर हम कंसेंट की बात कर रहे हैं, केयर वर्क की बात कर रहे हैं, या हम डिजिटल वायलेंस की बात कर रहे हैं, जेंडर बेस्ड वायलेंस की बात कर रहे हैं, या हम बात कर रहे हैं एक बाप और एक बेटे के बीच में क्या रिश्ता होता है, तो इस तरीके के वगैरह हमने मुद्दे साथ में जोड़े थे। और हर महीने इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, एंड दीज वर, ये पुरुष थे सबके सब, है ना, दीज वर यंग पीपल। हमने बहुत खास तौर से इनको चुना था, लगभग 8 स्टेट से, नॉर्थ इंडिया से 50 लोग जो हर महीने आके अलग अलग थीम से थे। कोई फैशन का इन्फ्लुएंसर था, कोई ट्रैवल इन्फ्लुएंसर था, कोई एंटरटेनमेंट कॉमेडी करता था। तो सब अपने अपने संदर्भ, अपने अपने नीश में, अपने स्टाइल में इस मुद्दे के ऊपर कंटेंट बनाते थे, अलग अलग मुद्दों पे। और फिर हम देखते थे कि उनका ऑडियंस कैसे एंगेज कर रहा है, क्या वो अपनी ऑडियंस में कुछ सवाल जगा सकते हैं, एक बातचीत शुरू कर सकते हैं। राइट, थैंक यू इस पे लाइट डालने के लिए, क्योंकि हम अनपेड केयर वर्क की भी बात कर रहे हैं और मुझे लग रहा है इस कैंपेन का बहुत बड़ा हिस्सा ये भी रहा है कि कैसे पुरुष और लड़के जो हैं वो घर के कामों में ज्यादा सपोर्ट दे सकें। इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं तो आसान नहीं था। आप ये मुद्दे जब इन पे बात करना शुरू करते हो इन्फ्लुएंसर्स के साथ, यंग लोगों के साथ, यंग मेन के साथ, तो एक तरीके का बचाव वो करना चाहते हैं कि आप बोल रहे हैं कि हम नहीं करते हैं, तो आप बोल रहे हैं कि हम अच्छे मर्द नहीं हैं, आप बोल रहे हैं कि डिफेंसिव हो जाते हैं वो। तो वो डिफेंसिव वाली दीवार को कैसे तोड़ के असली बात कैसी की जाए। इन वन ऑफ द मंथ्स हमारी एक थीम थी, हर महीने हमारी अलग अलग थीम्स, अलग हैशटैग्स वगैरह होते थे और फिर उस पे कंटेंट बनता था। तो एक हमारा महीना था जिसमें रोल बदलो सोच बदलो करके हमारा कॉल टू एक्शन था, और उसके संदर्भ में फिर लोग बहुत सारे सीन्स और अपने अपने नैरेटिव्स छोटे छोटे रील्स इन फॉर्मेट्स में बनाते थे। तो उसमें काफी इन्फ्लुएंसर्स की तरफ से आ रहा था दैट हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हम सब करते हैं, राइट, कि उसमें क्या है, खाना बनाना मुझे आता है, मैं करता हूँ, झाड़ू सफाई मैं भी करता हूँ। बट आई थिंक कॉन्वर्सेशन ये थी कि आप करते हैं लेकिन आप किस हद तक करते हैं, और अगर आप अपने घर में, अपने परिवार में वापस झांकेंगे तो कौन ज्यादा करता है और कौन कम करता है। क्या ऐसे भी कुछ पहलू हैं केयर वर्क के जो इनविजिबल हैं, जो आंखों को दिखते नहीं हैं। एंड आई थिंक वहां पे जब हमने थोड़ा बारीकी से उस पर बात करना शुरू की कि
आप अपनी मदर को कैसे देखते हैं, आपके घर में आपकी वाइफ है, आपकी सिस्टर, आपके जो फीमेल पार्टनर्स हैं आपकी लाइफ में, क्या आप कुछ फर्क महसूस करते हैं? क्या कुछ चीजें ऐसी हैं उनके केयर वर्क में जो आपके केयर वर्क में नहीं आती हैं? क्या आप एक बार केयर वर्क करके खुश हो जाते हैं, और क्या वो जो रोज रूटीन में केयर वर्क करती हैं, क्या आप उसको ग्रांटेड के लिए लेते हैं? वो जब एक रियलाइजेशन हुआ, तो एक वो रियलाइजेशन उनको तब अंदर से आया दैट ओ ओके, मैं नहीं करता हूँ। हाँ, और ये थोड़ा कुछ अलग है। ये थोड़ा अलग है, ये थोड़ा अलग है कुछ, एंड आई थिंक वो हमको उनके कंटेंट में भी दिखना शुरू हुआ। इससे पहले का किस तरह का कंटेंट हुआ करता, मतलब वो क्या चेंज आया? आई थिंक कंटेंट में एक गहराई आई है ना। मुद्दों हम्म। पे बहुत तरीके होते हैं जिसको हम अंग्रेजी में क्लिक बेट बोलते हैं। या तो वो 2 सेकंड में आप ऐसी क्या चीज दिखाओगे आपके ऑडियंस को जो वो बंदा या बंदी रुक के गौर करेगा उस मुद्दे पे और एक सोचने की प्रक्रिया शुरू होगी। दैट्स द एम, राइट? उसमें आप कैसे अटेंशन ग्रैब करोगे किसी का ऐसे सटीक और मुश्किल मुद्दे पर, राइट, जिससे लोग भागते हैं, नहीं बात करना चाहते। बिल्कुल जेंडर इक्वालिटी पे बड़ा प्रॉब्लमेटिक, बड़ा दिक्कत राइट वाला मामला है। अगर हम इस पे कुछ बोल दे तो लोग हमें कुछ सोच लेंगे, है ना? राइट, मतलब तो सामाजिक मुद्दे को आप जी, कैसे यहाँ पे लेके आ रहे हो, वो सबके लिए अलग तरह का मुद्दा हो जाता है कि आप इसको या सोशल मीडिया पे कैसे लेके आ आई थिंक सकते एक तो है कि डेप्थ, उनके कंटेंट में डेप्थ आया। हो। तो वो एक तरीके से प्रवचन से हटके इट बिकेम एक तरीके से एक अंदरूनी बदलाव हमको दिखा, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स ज्यादा से ज्यादा अपने अपने पर्सनल व्यक्तिगत जीवन के एग्जांपल्स जी, इस्तेमाल करने लगे। एंड आई थिंक वो बहुत ही मजबूत था, वो बहुत ही, उसमें अलग ही लेवल की पावर है। आई थिंक दूसरा है कि उन्होंने उनकी स्टोरी टेलिंग बहुत बेहतर हो गई। दे ऑल्सो बिकेम, वो बेहतर इन्फ्लुएंसर्स बने। एंड ये काफी, उनमें से काफी लोगों ने खुद कहा है, सिर्फ आके स्क्रीन पे डायलॉग देना एक चीज होता है, लेकिन वो छोटी छोटी सिचुएशन, स्किट्स बनाना, स्टोरी टेलिंग बनाना, बीच में रुक के ऑडियंस की तरफ मुड़ के बोलना, अच्छा आप क्या करते, वो बहुत बेहतर हुआ। तो आई थिंक उनका एक दिमाग भी खुल गया, क्योंकि वो उन मुद्दों पे सोचना शुरू कर राइट राइट। दिया। मैं फिर से आपकी ऑर्गेनाइजेशन सिक्विन पे आता हूँ। सिक्विन हरियाणा, राजस्थान के कुछ जिलों में ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है। खासतौर पे मर्दानगी और जेंडर के ऊपर अभी आपका बहुत काम है। अगर वहां पे जमीन से जुड़े हुए अगर कुछ एक्सपीरियंसेस जो आप शेयर करना चाहें। एक्चुअली मर्दों के साथ जो हमारा प्रोग्राम था, मर्दों वाली बात, वो 2009 में पहले शुरू हुआ था। अच्छा। एंड हमारे फाउंडर्स लॉरा प्रभु और सारा अब्दुल्ला पायलट, दोनों का मानना था कि जेंडर की स्पेस में जिस तरीके से सामाजिक कार्यक्रम और प्रोग्राम्स हो रहे हैं, वो सिर्फ औरतों और महिलाओं को केटर कर रहे हैं। और कब तक हम लड़कों और पुरुषों को दोषी बनाते रहेंगे, जी तो वो उस जी। दोषी वाले कैरेक्टर से उनका मूवमेंट कहाँ होएगा कि वो सहभागी बन जाएं। हाँ, तो बिल्कुल। वहां से वो जर्नी अगर करनी है, तो मर्दों के साथ तो, लड़कों के साथ तो शुरू से एंगेज करना पड़ेगा, क्योंकि पितृसत्ता लड़कियों और महिलाओं के लिए बुरी नहीं है, लड़कों के लिए भी बुरी है। एंड यू आर राइट, हम लोग 3 स्टेट्स में, दिल्ली एनसीआर, राजस्थान अलवर तिजारा जिले में, और हरियाणा में मेवात जिले में काम करते हैं। एक की लर्निंग ये रही है कि अगर आप लैंगिक समानता की बात कर रहे हो किसी भी समुदाय में, आप किसी एक ग्रुप के साथ काम नहीं कर सकते हो। आपको लड़कियों को सशक्त बनाना है, लेकिन आप वहां पे उन महिलाओं के साथ काम नहीं करोगे, तो आप कैसे इंश्योर करोगे कि जब लड़कियां घर वापस जा रही हैं फैमिली में, उनको वो सपोर्ट होएगा, बिल्कुल सही राइट? बात है। सिमिलरली सेम चीज है कि अगर आप लड़कियों के साथ काम कर रहे हो, आप अगर लड़कों के साथ काम नहीं करोगे, तो वो एनवायरमेंट कैसे क्रिएट होएगा? उनको तो वही रेजिस्टेंस मिलेगी वापस जब वो जाएंगी। लड़के पैदाइशी दोषी तो नहीं होते हैं, राइट। पैदाइशी तो कोई भी ऐसे नहीं होता है ना। किस तरीके के सामाजिक माहौल में आप ढलते हो, और जो 10 तरफों से, चाहे वो आपका परिवार हो, चाहे पॉपुलर मीडिया, जहां से भी आपको एक सिखाया जाता है, ये हिंसा सिखाई जाती है, एज आपकी बिल्कुल आपकी बिल्कुल। आइडेंटिटी में बुनी जाती है कि मर्द हो तो हिंसात्मक ही होएगा। तो ये सब चीजें तो शुरुआत से सिखाई जाती हैं, इसलिए लड़कों के साथ एक तो ये इस प्रोग्राम साथ में काम करने पड़ेंगे, आप सिर्फ एक ग्रुप के साथ काम नहीं कर सकते हैं। दूसरा, लंबे समय के लिए काम करना पड़ता है। तीसरी चीज है कि लड़कों की जर्नी हमारे प्रोग्राम में सहभागिता से शुरू होती है। तो बहुत से प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं ताकि मैं एक अच्छा भाई बन पाऊं, ताकि मैं एक बेहतर बेटा बन पाऊं, ताकि मैं अपनी माँ को सपोर्ट कर पाऊं, अपने घर में हाथ बटा अच्छा, पाऊं। ये इच्छा जताई उन्होंने? तो यहाँ से उनकी शुरुआत होती है, लेकिन उनके साथ जो आगे का काम होता है, वो यही होता है कि ये काम मेरे लिए क्यों जरूरी है। अगर मैं अपने अंदर अपनी पहचान बना रहा हूं, तो ये मेरे लिए क्यों, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर, मेरे लिए क्यों मेरे में जरूरी क्या है, बदलाव मेरे आए? में क्या बदलाव आएगा, इससे मेरी दुनिया
10 दिशाओं में कैसे खुल जाएगी। बिल्कुल। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। दूसरी चीज है कि जैसे कि लड़कियों महिलाओं की होती है कुछ जरूरतें जो हम सब अपने प्रपोजल्स में बड़े अच्छे तरीके से लिखते हैं, लड़कों की भी कुछ जरूरतें होती हैं, राइट। एंड सबसे बड़ी जरूरत जो हमने देखी है लड़कों की है वो है एम्प्लॉयमेंट। तो हमने देखा है कि हमारे 17 साल के 16 साल के जो लड़के समर वेकेशंस में स्कूल से छुट्टी होते ही वो काम में ढूंढ रहे, काम में लग जाते हैं, राइट। बदतर से बदतर फैक्ट्री में लो सबसे कम पगार में वो लग जाते हैं क्योंकि वो काम उनकी जरूरत है, राइट। लेकिन एक तो वो काम बदतर है और दूसरा बेहतर काम के लिए उनके पास स्किल्स नहीं है। अब क्यों नहीं है स्किल्स? क्योंकि आजकल के जमाने में हम जानते हैं कि एक जॉब होल्ड करने के लिए आपके पास सिर्फ उस मुद्दे के ऊपर प्रशिक्षण नहीं होना चाहिए। आप टीम में कैसे काम करते हैं, आपका मिजाज कैसा है, आप कितना सीखने सिखाने की इच्छा रखते हैं, आपकी सीखने की क्या इच्छा है, आप कितनी जल्दी कुछ सीख के उसको इम्प्लीमेंट, एंड ऑल दीज 21st सेंचुरी स्किल्स जो हम बोलते हैं वो लड़कों को नहीं सिखाया जाता है। इनके लिए बस काम करना है, काम करना है बस, किसी तरह कुछ भी हो वो मर कब के किसी तरीके से भी हो, ये एक बहुत बड़ी जरूरत होती है। तीसरी चीज हमने नोटिस किया है कि बॉयज को आप सिर्फ सुना नहीं सकते हैं, वैसे तो किसी भी पार्टिसिपेंट को नहीं सुना सकते हैं, बट बॉयज को खास तौर से आप उनको कुछ बोलेंगे वो मान जाएंगे। आप शुरू में आप एंगेज करेंगे, जेंडर की बातें बोलेंगे तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट जेंडर हो ही नहीं सकता है। आपका स्टार्टिंग पॉइंट शायद खुद से बात करना, पहचान के बारे में बात, आपके घर के बारे में बात, आपकी इच्छाओं आपके सपनों के बारे में बात। आई थिंक वहां से बातचीत शुरू होती है और कहीं बीच में जेंडर आता है, बिल्कुल, क्योंकि जेंडर के साथ साथ उनकी 5 और आइडेंटिटीज पहचाने आ रही हैं। वो किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं, कौन से गाँव में, कौन से राज्य से आते हैं, वहां की कुछ खास जरूरतें, कुछ उसको अनलॉक करना पड़ेगा, राइट। तो और ये कि जितना हमको लड़कों को सुनाना है, सिखाना है, उतना ही हमको सुनने की क्षमता भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब लड़के कुछ भी करते हैं, लड़कियां भी भावनात्मक होती हैं, लेकिन लड़के हमने नोटिस किया और भी भावनात्मक होते हैं। तो लड़कों के अंदर अगर कोई भी चेंज लाना है वो उनके इमोशन से जुड़ा हुआ है, और ये लेयर्स हटाने के लिए वो जद्दोजहद आपने की है, बिल्कुल। और लास्ट चीज जो इसमें हमारी एक लर्निंग रही है कि ये सिर्फ बातें नहीं हो सकती हैं, कॉन्सेप्ट लेवल पे दिमाग में बातें, आपको इनको एक ठोस आकार और रूप देना पड़ेगा। एंड जो एक चीज जो बहुत बढ़िया काम करती है, हमारे बॉयज, जैसा हमारा प्रोग्राम चलता है उसमें एक पॉइंट के बाद जो कुछ बॉयज होते हैं वो एक लीडरशिप क्लब में आ जाते हैं। अच्छा। एजेंट्स ऑफ चेंज जिसको हम कहते हैं, और हर इलाके में फिर एक लीडरशिप क्लब, एजेंट्स ऑफ चेंज क्लब बन जाता है, जो फिर अपने इलाके में कुछ कुछ मुद्दे चुनता है और उनपे कुछ कुछ एक्शन करता है। और वो जो ग्रुप में आके एक्शन करने की बात होती है, जिसमें उनका जुड़ाव होता है, कौन से मुद्दे हैं जो मुझे रात को खटकाते हैं मेरे इलाके के बारे में। तो निदा, सिक्विन के अलावा भी आपका जेंडर पे काम करने का एक लंबा अनुभव रहा है, जैसे कि हम शुरुआत में बात भी कर रहे थे। क्या अनपेड केयर वर्क के संदर्भ में आपका कोई व्यक्तिगत अनुभव जो आप हमारे साथ में शेयर करना चाहें? मतलब व्यक्तिगत तो नहीं, लेकिन मैं बोलना चाहूंगी कि इन मुद्दों पे कम से कम चर्चा ज्यादा हो रही है। लेकिन अभी भी अगर हम बोलें कि अनपेड केयर वर्क कितना प्रतिशत होता है, अनपेड केयर वर्क की क्या परिभाषा होती है, किस तरीके का काम अनपेड केयर वर्क होता है, उसके ऊपर ना आंकड़े इस पैमाने पे हैं और ना उसकी कोई परिभाषा वहां बाहर है। हाँ, कुछ संस्थाएं हैं जो खासतौर से डेवलपमेंट स्पेस में, सेक्टर में बहुत बढ़िया काम कर रही हैं, लेकिन जिस पैमाने पे इसकी परिभाषा होनी चाहिए वो नहीं है। अभी हमने सुना था हाल फिलहाल में, आई थिंक ईस्टर्न यूरोप में वन ऑफ द कंट्रीज, एक कंट्री जो है केयर वर्क के ऊपर ऑफिशियल पॉलिसी, आई थिंक ईस्टर्न यूरोप था या साउथ अमेरिका में देश था, जो अनपेड केयर वर्क के ऊपर एक ऑफिशियल पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी ला रहे हैं टू रिकॉग्नाइज अनपेड केयर वर्क एज वर्क, राइट। एंड इंटरेस्टिंग ये बात है कि हमारे देश में महिलाएं जो हैं 90%, 80% जो काम महिलाएं करती हैं वो सब अनपेड केयर वर्क में होता है, अनपेड केयर वर्क में होता है। और जो अगर आप वर्क भी देखें, जो वर्क फोर्स से जुड़ी हुई है महिलाएं घर के बाहर, वो भी अनऑर्गेनाइज लेबर फोर्स में होती है, राइट। तो वहां पे जब कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, कोई दायरा नहीं है, तो फिर आप कैसे बदलाव लाएंगे? ये एक चैलेंज आ जा रहा है, जहां हम देखते हैं कि वर्क फोर्स में जुड़ना है महिलाओं को, लेकिन बहुत सी महिलाएं वर्क फोर्स में जुड़ के भी एक तरीके का डबल बर्डन होता है, बिल्कुल, कि घर में मियाँ बीवी दोनों काम कर रहे हैं, बिकॉज वी आर मॉडर्न, है ना, हम मॉडर्न शहरी कपल हैं, वी आर अ वर्किंग कपल, वो कूल फैक्टर भी होता है, बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन आप देखेंगे कहीं कि
इट इज स्टिल द वुमन, वो महिला ही है जो घर में वापस आके केयर वर्क कर रही है, राइट। राइट और केयर वर्क भी बहुत तरीके का होता है, राइट। क्यों है कि कुछ तरीके, कुछ घर और फैमिली के संदर्भ में कुछ काम जो है वो पुरुष से रिलेटेड हैं, हाँ और क्यों है कि कुछ काम वो महिलाओं से रिलेटेड। आई राइट थिंक इट्स वेरी वेरी लिमिटिंग, बहुत ही ये सीमित है ये परिभाषा, क्योंकि हमारे मर्दानगी के काम के संदर्भ में अगर मैं आपको दो शब्द और बताऊं कि जी एनसीआरबी के मुताबिक मैक्सिमम जो सुसाइड्स, जो आत्महत्याएं हुई हैं, जो 2022 या 23 के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के जी मुताबिक जो रिकॉर्डेड हुआ है, उसमें अगर आप जो भी प्रतिशत वहां पर, आई थिंक 70 या 80%, उसमें से सबसे ज्यादा सुसाइड्स मेल सुसाइड्स हैं। बट अगर आप नेशनली देखें तो क्या यहाँ पे एक क्राइसिस हो रहा है? एक और संदर्भ में इसको हमने नोटिस किया, जो अंग्रेजी पेपर्स में बोलते हैं मेल लोनलीनेस जी एपिडेमिक, जी जी राइट। तो पुरुषों के अकेलापन का, और एपिडेमिक शब्द जो है ना कोविड जैसे समय में इस्तेमाल होता है, राइट तो अगर आप इसको एपिडेमिक बुला रहे हैं तो इट्स अ वेरी बिग, ये बहुत बड़ी क्राइसिस है, बिल्कुल बहुत बिल्कुल बड़ी प्रॉब्लम है। राइट और सिंपलिस्टिक होएगा बोलना कि इस अकेलेपन से ये जो कटाक्ष महसूस करते हैं पुरुष, उससे वायलेंस होता है, चाहे पुरुष राइट पुरुष दूसरे पुरुषों पे करे, चाहे पुरुष महिलाओं पे, अदर जेंडर्स पे करें, या पुरुष खुद से करें। दे हैव टू बी सम पॉलिसीज, और कुछ कुछ या नीतियां तो या आनी पड़ेंगी, बिल्कुल और सरकार का इसमें रोल बनता है कि इसको बड़े पैमाने पे इसके बारे में अवेयरनेस करें, क्योंकि आप जब ये रिश्तों को बदलोगे तो आप महिलाएं वर्कफोर्स में ज्यादा आएंगी, जी आपके जेंडर बेस्ड वायलेंस, खासतौर से डोमेस्टिक वायलेंस, जो एक जेंडर बिल्कुल बेस्ड वायलेंस के अंदर एक बहुत बड़ा मुश्किल मुद्दा है हमारे देश के लिए, डोमेस्टिक वहां पे आपके नंबर्स घटेंगे, आपका परिवार जो आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, बहुत कुछ वहां पे बदल जाएगा। जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस मुद्दे पे काम करने के समय लड़कों को एंगेज करने में किस तरह के चैलेंजेस, किस तरह की चुनौतियां आपको लगता है कि अभी भी आ रही हैं? आई थिंक एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप लड़कों से जेंडर की बात करना चाहते हैं और लैंगिक समानता की बात, और वो कह रहे हैं हम जिंदा कैसे रहें, हमारा गुजारा कैसे होएगा, हम काम कैसे करेंगे, राइट हमको राइट घर वाले बाहर कर देंगे, बिल्कुल नाक कट जाएगी। हाँ तो जरूरतें बहुत अलग अलग हैं, और जैसे कि हमने शेयर किया, एक चैलेंज हमेशा रहता है कि आपका शुरुआती पॉइंट कहाँ से होएगा, आपके एंगेजमेंट का, वो प्रक्रिया में आप शुरुआत कहाँ से करेंगे। तो आई थिंक उसको चुनना हमेशा मुश्किल होता है। हमने नोटिस किया है कि उदाहरण के तौर पे दिल्ली में जहां हमारा ग्रुप है, जामिया नगर में, जामिया नगर के कस्बों में जहां हम लड़कों के साथ बात करते हैं, वहां पे हमको थोड़ा आसान है जेंडर के बारे में शुरुआत से बात करना, क्योंकि वहां पे एक प्रेजेंस बना हुआ है, वहां पे एक्सपोजर भी है गर्ल्स एंड बॉयज का साथ में, है ना। साथ में एंगेज करना, साथ में रहना, खेलना कूदना, थोड़ा फिर भी थोड़ा ज्यादा है, यहाँ पे भी चैलेंजिंग है, हाँ लेकिन हाँ थोड़ा हाँ ज्यादा है। लेकिन जब हम मेवात में आते हैं, अलवर में आते हैं, तो वहां पे बहुत चैलेंजिंग होना है। एंड वहां पे एक जो हमने एंगेजमेंट का तरीका निकाला है कि आप दैट्स व्हाई, तभी मैंने शुरुआत में आपको बोला कि उनकी जर्नी एलायशिप, किस तरीके से वो सहभागी बने, किस राइट तरीके से राइट वो सपोर्ट करें। और हो सकता है कि उनमें से बहुत शुरुआत अपना प्रोटेक्शन से करते हैं, कि मैं तो अपनी दीदी को फुटबॉल ग्राउंड पे छोड़ने जा रहा हूँ क्योंकि मैं ना उसकी प्रोटेक्शन कर रहा हूँ। अब राइट देखेंगे कि लड़की 16 साल की है और लड़का 11 साल का है, हाँ ठीक है, लेकिन यही मानना है कि वो 11 साल का लड़का ही स्वयं अपनी 16 साल की बहन को प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि ये तो काम है ये उसका, तो अपने लड़के का, घरों में देखा है राइट। मैंने सो जबकि वो, और हमारा काम है कि जो भी एंट्री पॉइंट हमको मिले, वहां से लेके फिर हम उसका बदलाव की कड़ी कैसे शुरू करें। राइट सो शुरुआत प्रोटेक्शन से हो सकती है, मुझे सपोर्ट करना है, मुझे एलाय बनना है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, लेकिन उसको हम इस्तेमाल करते हैं फिर और गहरा काम करने के लिए। राइट एक इन्वेस्टिगेशन जो हम बॉयज के साथ शुरू करते हैं कि आपके घर में फिर कैसे रिलेशंस हैं, अच्छा हम्म आप अपने एक्शंस को देखिए, राइट। एंड देन वहां से फिर वो शुरू होता है कि अच्छा अब आप कुछ मुद्दों के बारे में जागरूक हो गए, कुछ चीजें हैं जो आपको खटकाती हैं आपके इलाके में। अगर बाल विवाह एक मुद्दा है जो आपको खटकता है, आपको लगता है, अब आपको लगता है कि शायद लड़का और लड़कियों दोनों के लिए ये बहुत बड़ा डेंजर है और बहुत बड़ा थ्रेट है, और दोनों इससे गुजर सकते हैं और इसमें फंस सकते हैं, लेकिन अब आपको लगता है शायद कि लड़कियों के लिए थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि राइट आपने राइट कुछ अंडरस्टैंडिंग बिल्ड किया, आपने बातें की हैं, आपने डेटा पढ़ा है, आपने इस पे रिफ्लेक्शन किया है, तो अब आप इस पे काम करेंगे, और किस पैमाने पे। तो एक तो ये है कि बड़े मुद्दों को लोकलाइज मुद्दों में तोड़ना पड़ेगा।
छोटे मुद्दे जो मेरी रियलिटी, मेरी कम्युनिटी, मेरा परिवार, वहां से शुरुआत करें। राइट, मेरे कॉन्टेक्स्ट में वो मेरे कैसा context। दिख रहा है? दूसरा है कि आई थिंक पीयर लर्निंग बहुत जरूरी है, कि ग्रुप में आप इस तरीके से फैसिलिटेशन करिए, सुनाए कम और निकालिए ज्यादा। अगर आप इस तरीके का माहौल बनाएंगे कि लड़के अपने ही ग्रुप में बैठ के शेयरिंग कर रहे हैं अलग अलग मुद्दों से, आप उनको, तो आप वो ग्रुप में जो सहानुभूति और जो सपोर्ट बनेगा वो बहुत कीमती होता है, और वो फिर एक बहुत मजबूत प्लेटफॉर्म बन जाता है और मुद्दों पे काम करने का, आगे बढ़ने का लीडरशिप में। तीसरी चीज है कुछ टूल्स देना लड़कों को। शुरुआत में जब मेवात में ये लोग काम कर रहे थे, तो जब 2016-17 में लड़कियों का प्रोग्राम लेके गए थे फुटबॉल का, केजीबीवी स्कूल्स में मेवात में पहली बार हुआ था ये, राइट? फुटबॉल मेवात में, रूरल एरिया में कभी नहीं सुना था पहले। वो भी लड़कियां वो सूट सलवार पहन के फुटबॉल खेलेंगी, ये लोग बोलते थे। साथ में लड़कों का भी प्रोग्राम हम कर रहे थे, क्योंकि हमारा ये पूरा मॉडल है कि हमारे सारे प्रोग्राम्स साथ में चलते हैं। तो लड़कों के साथ कर रहे थे। उस वक्त लड़कों के साथ ये सवाल उठाया कि अच्छा, आपके घर में आपको कौन लगता है कौन ज्यादा मजबूत है, आपकी मम्मी या आपका पापा? तो ज्यादा काम कौन करता है ना? तो सब मेरे पापा सबसे मजबूत, बहुत काम करते हैं मेरे पापा, मर्द सबसे ज्यादा काम। उसके बाद हमने एक टाइम मैपिंग डिवाइस, एक टेक्निक किया, राइट, जहां पे उनको ब्रेक डाउन करना था कि कौन से काम उनके फादर, उनके पापा करते हैं दिन में, कितने घंटे करते हैं, और नेचर क्या है उस काम का, और उनकी मम्मी क्या करती हैं। तो जब उन्होंने कैलकुलेट किया कि कितने घंटे, अच्छा पानी कौन ढोता है, अच्छा कपड़े कौन धोता है, अच्छा चारा कौन देता है, अच्छा चारे को लाके यहाँ पे, अच्छा अगर मंडी में ले जाना है तो मंडी में कौन ले जाता है जितना भी उगा हुआ है। जब उन्होंने ब्रेक डाउन किया तो उन्होंने देखा कि ज्यादा मेहनत तो औरतें कर रही हैं। तो स्टीरियोटाइप्स ऐसे नहीं टूटते हैं, राइट? स्टीरियोटाइप्स तोड़ने के लिए आपको कुछ प्रक्रिया देनी पड़ेगी, उनको आपको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, ताकि वो इन्वेस्टिगेट कर पाए, वो सवाल, वो प्रश्न जो वो करेंगे ना उन मुद्दों पे, कुछ टूल्स का इस्तेमाल करके, वो बहुत जरूरी है। आई थिंक लास्ट चीज है कि लड़कों को एक्शन में जोड़ना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्शन ही करवाइए, क्योंकि बिना रिफ्लेक्शन के एक्शन तो एकदम बर्बाद है। तो अगर आपको साथ में काम करना है, दोनों चीजें साथ में लेके चलनी पड़ेगी, क्योंकि वो एक्शन करेंगे, वो रिफ्लेक्ट करेंगे, वो वापस जाके वो बाहर अपनी कम्युनिटी में देंगे, और उससे जो जुड़ाव उनको महसूस होएगा वो उनकी पहचान के लिए इतना खूबसूरत है। और मुझे लगता है कि काफी लड़के जो हैं, जो हमने एक्सपीरियंस किया है, चुनौतियां ये है कि लड़के ट्रैप्ड महसूस करते हैं, बंद एक पिंजड़े में, कि जाएं तो कहां जाएं। बिल्कुल, क्योंकि जब ये चीजों का खुलासा उनके सामने होता है कि क्या हम अभी तक जो चल रहे थे वो सही ट्रैक था, या फिर ये एक कंफ्यूज ट्रैक है। ऑल्सो क्योंकि बहुत सपोर्ट की जरूरत है ना, आप लड़कों के साथ ये बातें कर दें, ये प्रोसेस शुरू कर दें, उनका रिफ्लेक्शन हो रहा है, वो बदलाव कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने, उनके घरों का माहौल तो बदला नहीं है शायद, वो घर जाएंगे, वो इतना एक तरीके से रेजिस्टेंस आएगी, उन पे ताने मारे जाएंगे, उनको बुली किया जाएगा, क्योंकि जैसे कि हमने बोला कि अब कुछ परिभाषाएं बनी हुई हैं कि लड़की ऐसी होनी चाहिए, मर्द ऐसे होने चाहिए, मर्दानगी के मुताबिक अगर आप थोड़ा यहाँ पैर डालेंगे, यहाँ डालेंगे, तो आपको दंड दिया जाएगा, यू विल बी पनिश्ड। और ये पिता ही नहीं होंगे, मतलब मुझे लगता है कि घर में जो महिलाएं हैं उन्होंने भी वही देखा है सेटअप, उनके लिए भी बहुत मुश्किल होगा कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम, बर्तन क्यों धोने लग गए, पोछा क्यों लगाने लग गए। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। हमारे राजस्थान में एक हमारा एलुमनाई है प्रोग्राम का, मोइन, एंड मोइन इनफैक्ट 2019-20 में जब हमको पहली बार हमारा मर्दों वाली बात प्रोग्राम अलवर में शुरू हुआ था, उस बैच में से है, एंड ऑफ कोर्स वो अभी तक जुड़ा हुआ है हमारे साथ। एंड उसका एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था कि उसने शेयर किया था कि जब उसने अपनी शादी तुड़वाई थी, रुकवाई थी, एंड उसको फोर्सफुली आई थिंक 15 साल की उम्र पे, वो 15 तो फिर भी काफी लेट होता है, यहाँ तो 8-9 साल की उम्र में शादियां करवाई जाती हैं। तो उसकी शादी हो रही थी और बहुत मुशक्कत करके उसने अपनी शादी रोकी, एंड उसकी अंडरस्टैंडिंग जब उसने इन्वेस्टिगेट किया अपने माँ बाप से कि आप मेरी शादी क्यों कराना चाहते हो, तो उसके फादर का रिस्पॉन्स था कि क्योंकि बहू आएगी तो तुम्हारी मम्मी का हाथ बटेगा। ओके, सो यू सी, आप ये देखिए कि जो केयर वर्क जब शेयर नहीं होता है तो क्या क्या और मसले हो जाते हैं उसकी वजह से। तो वो केयर वर्क और चलता रहे और महिलाएं ही करती रहें, इसीलिए हम एक बहू ला रहे हैं घर में, राइट? एंड दैट्स व्हेन ही ब्रोक दैट, उसने वो साइकिल तोड़ा, राइट? कि क्यों मैं नहीं कर सकता, मम्मी का हाथ मैं बटाऊंगा, घर में काम मैं करूंगा,
मतलब बहू की क्या जरूरत है, Right, ये right. सब तो मैं एंड देन एक्सप्लेनिंग राइट कि हाँ। ऑफ कोर्स जल्दी शादी करूंगा, मेरी पढ़ाई रुक जाएगी, मेरा काम रुक जाएगा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरी जिंदगी रुक जाएगी, आराम से शादी करूंगा, आपके पास आके करूंगा, हाँ। कुछ नाक नहीं कटेगी आपकी, राइट। Right. एंड नाउ ही वो वही प्रोसेस, वही एक तरीके का लीडरशिप जर्नी बाकी 100 और लड़कों के साथ करता है, यू नो। नहीं, बड़ी खूबसूरत बात है कि ये एक अहम कारण नहीं होना चाहिए मेरी शादी का यस कि वो इसलिए आया कि Yes. मम्मी का हाथ बटाए, बट बस। आप जब इन्वेस्टिगेट करेंगे तो हाँ। यही सब निकलेगा। हाँ हाँ हाँ, इट विल बिल्कुल। बी एकदम लॉजिस्टिकल होएगा, राइट, भावनाएं नहीं जुड़ी होंगी उसमें, एकदम लॉजिस्टिकल होएगा कि काम कौन करेगा, बिल्कुल। राइट। तो उसको तो चैलेंज करना पड़ेगा राइट। और उसके बैकलैश के लिए सपोर्ट करना पड़ेगा बॉयज को, क्योंकि नहीं वो नहीं, भी बिल्कुल फेस करते हैं। आसान नहीं होता है, आपको इतना इजीली एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा खास तौर पे। उसके लिए हमको इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, दैट इज द बिल्कुल। सपोर्ट दैट संस्थाओं के तौर पे आप और हम जो काम करते हैं, हमको ये सपोर्ट बनाना पड़ेगा। हम छोड़ नहीं सकते लड़कों को, राइट, तब राइट। वो एक बहुत जरूरी मुकाम है जहां पे अगर आप छोड़ देंगे उनको तो फिर राइट। वो वापस अंधेरे में। अगर हम अभी अपने इकोसिस्टम की, सोशल डेवलपमेंट सेक्टर को अगर हम देखें तो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो यूथ के साथ में भी काम कर रही हैं। मैं यूथ वाला एलिमेंट इसलिए भी लेके आ रहा हूँ कि अभी हमारा जोर ज्यादा है कि यूथ कैसे मैस्कुलिनिटी को रीडिफाइन करते हैं अपने लिए। पर अगर हम इकोसिस्टम की बात देखें तो सिक्विन है, प्रवाह है, आजाद है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने अपने लेवल पे जेंडर को एड्रेस कर रही हैं, पेट्रियार्की को स्मैश करने की बात कर रही हैं, फेमिनिज्म को किस तरह से देखा जा सकता है उसके ऊपर बात कर रही हैं। पर आपका जो अभी तक का अनुभव है, तजुर्बा है, उसमें आपको क्या लगता है कि ये इकोसिस्टम साथ में कैसे आ सकता है? क्या संभावनाएं हैं जहां पे ऑर्गेनाइजेशन साथ में आके इन चीजों को देख सके? क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बन सकता है? आई थिंक प्लेटफॉर्म्स तो बहुत बने हैं जी। और अच्छी बात ये है कि देखिए मर्दानगी के ऊपर जो संस्थाएं काम कर रही हैं, जो मर्दों और लड़कों के साथ काम कर रही हैं, वो एक छोटा सा कस्बा है जेंडर के कस्बे के अंदर अंतर्गत उसके, राइट। बिल्कुल, इट्स अ बिल्कुल। स्मॉलर क्लस्टर विद इन अ लार्जर क्लस्टर, राइट। एंड जबकि काफी संस्थाएं, काफी नेटवर्क्स साथ में आ चुके हैं, गुंजाइश तो बहुत है अभी और आने की, क्योंकि ऐतिहासिक तौर पे भी ये रहा है कि जेंडर पे काम करने वाली संस्थाएं बहुत हैं, और क्योंकि बहुत समय तक जो जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन और लैंगिक बदलाव जिसको हम बोलते हैं, समानता की बात जब हम करते हैं, तो वो बहुत स्पेसिफिकली सिर्फ महिलाओं और लड़कियों के लिए टारगेटेड रहा है बहुत टाइम से। और सिर्फ मैं ये डेवलपमेंट सेक्टर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो सरकारी नीतियों की बात कर रही हूँ। जी, आप जी। एक नीति देख लीजिए जहां पे महिलाओं, जहां पे पुरुषों की भूमिका के बारे में बात की है, जी। नहीं किया है, तो बिल्कुल। कहाँ से वो पुरुष फिर कब वो परपिट्रेटर और दोषी ही बन के रह जाएगा राइट, हमारी राइट, कहानियों में, राइट। राइट। तो एक तो है कि डेफिनेटली कलेक्टिव्स को और साथ में आने की जरूरत है। काफी कमरों में हम लोग जब जाते हैं, हम लोग अलग अलग, जैसे मैं आपसे पहले भी कह रही थी, हम अलग अलग कमरों में जाते हैं, लेकिन शायद हम सबको साथ में नहीं ला पा रहे हैं। नहीं ला पा तो रहे, बिल्कुल। जो संस्था, यहाँ पे बहुत अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, जैसे मैं देखती हूँ कि टचवुड हमारे देश में बहुत ही मजबूत इतिहास रहा है महिला आंदोलन का पूरा, जी, जी, बहुत जी, ही बिल्कुल, मजबूत बिल्कुल। इतिहास रहा है वहाँ का। और अगर हम उस इतिहास को, उस लेगेसी को, उन कहानियों को, उन लर्निंग सीखों को लेके पूरा जो हमारा डेवलपमेंट सेक्टर बना है, उसमें विमेन्स राइट संस्थाएं जी, हैं, जी। लड़कियों के लिए, किशोरियों के लिए जो काम करती हैं, अलग अलग संस्थाएं हैं। और कुछ संस्थाएं ऐसी भी हैं जो मर्दों के लिए काम करती हैं, कुछ संस्थाएं हैं जो ट्रांस पीपल के साथ काम करती हैं, क्वेयर कम्युनिटी के साथ काम करती हैं। तो बहुत अलग अलग संस्थाएं हैं यहाँ पे, लेकिन हम सबका काम एक दूसरे से अलग भी है, जी। लेकिन जो मीटिंग पॉइंट है शायद वो आता नहीं है इतना ज्यादा जितना आना चाहिए, क्योंकि कुछ मुद्दे हमारे एक साथ हैं। जब हमारे देश को SDG 5 पे रिपोर्टिंग करनी होती है तो वो एक साथ करते हैं, बिल्कुल, राइट। और बिल्कुल। हमारे, और एक तो ये बात है, दूसरी बात है कि हम एक दूसरे के मुद्दों के प्रति कितनी सद्भावना दिखाते हैं, जी, एक तरीके से जी। कि आप कितना हम मान लीजिए हम अगर ट्रांस कम्युनिटी के साथ नहीं वर्क करते हैं, जी। लेकिन क्या हम बिलीव करते हैं कि ट्रांस राइट्स आर ह्यूमन राइट्स? बिल्कुल, अगर हम बिल्कुल, मानते हैं हाँ। तो वो खड़े होने का भी हमारा एक फर्ज बनता है, राइट। राइट। तो मेरे मुद्दे से बाहर जो मुद्दा है, जो मुझे शायद इफेक्ट ना करे या मेरे काम को हाँ। इफेक्ट ना करे, उसके ऊपर मैं किस तरीके से एलाइशिप दिखा सकती हूँ, किस राइट, तरीके से मैं राइट। उस स्पेस में आ सकती हूँ, राइट। राइट। एक तो वो तरीके भी हमको निभाने पड़ेंगे, जो बिल्कुल, शायद हम बिल्कुल। सब इतना जितना निभाना चाहिए उतना नहीं नहीं निभाते कर हैं। पा रहे। क्योंकि उससे वो नेटवर्क्स बनेंगे, वो बातचीत होएगी, उससे हमारी कलेक्टिव स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। डेफिनेटली।
कलेक्टिव स्ट्रेंथ, और कलेक्टिव स्ट्रेंथ की भी बात होती है। दूसरी बात है कि आंकड़ों का इस्तेमाल करना। मैं पहले पहले मैं आपसे बोल रही थी कि ये केयर वर्क और इनविजिबल लेबर के ऊपर आप कहाँ आंकड़े दिखेंगे? नहीं दिखते हैं, राइट? टाइम यूज सर्वेस जो होते हैं, तो ये सब नहीं दिखते हैं हमको। जेंडर डिसएग्रीगेटेड डेटा जिसको बोलते हैं, कि मान लीजिए वर्कफोर्स में क्या जेंडर का डेटा है, एजुकेशन में क्या, तो इन सब खांचों में वर्कफोर्स, एजुकेशन, हायर एजुकेशन, बिजनेस, इन सब सेक्टर्स में अगर आप जेंडर का डेटा देखें तो आपको एक ओवरऑल ट्रेंड दिखेगा जेंडर इक्वालिटी के ऊपर, जो अभी भी वो प्रक्रिया नहीं हो रही है। सही बात है। तो हम सब जो हम लोगों का जो काम होता है सेक्टर में कि अलग अलग जगह से डेटा लेके फिर किसी तरह उसका सेंस बनाओ, उससे क्या लर्निंग आ रही है उसको थोड़ा देखो, बट उसके ऊपर और रिसोर्सेज एक बड़े पैमाने पे हो सकता है, ताकि हम उस सबसे लर्निंग रखें। और आई थिंक नेटवर्क्स और कलेक्टिव्स का मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मुझे लग रहा है आपकी बात से जो मैं सुन पाया हूँ कि अभियानों में आना अच्छी बात है, साथ में आना अच्छी बात है, पर हम कैसे डेटा को भी देखते हैं साथ में, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आखिरी बात इसमें है पॉपुलर कल्चर एंड मीडिया। देखिए हम ऑब्वियसली हम कबीर सिंह और एनिमल से compete तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि विजिबिलिटी उससे तो हम compete नहीं कर सकते, और मार्केटिंग बोल सकते हैं, राइट। लेकिन मेरा एक ये मानना था कि जब एक हट्टा कट्टा फिटनेस इन्फ्लुएंसर, जो जिसको हम जिम ब्रो बोलते हैं, है ना, हमारे इंस्टाग्राम लिंगो में उसको जिम ब्रो बनते हैं, जब वो जिम में बैठ के आ रहा है और वो अपनी फीलिंग्स के बारे में बात कर रहा है बैठ के, जब वो एज अ फैशन इन्फ्लुएंसर या फिटनेस इन्फ्लुएंसर वो बोल रहा है दैट यू नो द जिम इज फॉर एवरीवन, ये जिम सबके लिए है, आप ऑब्जेक्टिफाई क्यों करते हैं? तो ये छोटी छोटी बातें जब आप दिखाना शुरू करते हैं तो इट चेंजेस। अनदर एग्जाम्पल, वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल वाज एन इन्फ्लुएंसर, उसकी एक पूरी रील सिर्फ कुकिंग के ऊपर, एंड कुकिंग वीडियो के जरिए से वो अपनी स्किल नहीं दिखा रहा है, ही इज टॉकिंग अबाउट किस तरीके से मेरे परिवार में, मेरी सोसाइटी में जो महिलाएं हैं, मैं उनको खिलाना चाहता हूँ। ये एल्गोरिथम को तोड़ता है, जो हमारा सोशल मीडिया का एल्गोरिथम है, ये इसको डिसरप्ट करता है, राइट। तो हमको ऐसी और एल्गोरिथम को तोड़ने वाली प्रक्रिया सोचनी पड़ेगी। तो आखिर में मेरा सवाल युवाओं को लेके ही रहेगा कि जब आप यूथ के बारे में सोचते हैं और जब आप मर्दानगी के बारे में सोचते हैं, कोई एक ऐसा मैसेज जो आपको लगता है कि अभी इनके लिए काफी कारगर होगा, जो आप शेयर करना चाहें? आई थिंक मैसेज यही है कि केयर वर्क बहुत ही कूल है। केयर वर्क एक लाइफ स्किल है। आप किसी और की मदद नहीं कर रहे हैं, आप अपनी खुद की स्किल बढ़ा रहे हैं। आप कहीं भी जिए, कहीं भी रहें, आपको स्किल आनी चाहिए अपने लिए, अपनी देखभाल करना, अपनी सराउंडिंग्स की देखभाल करना। केयर वर्क से रिश्ते बनते हैं और इसमें बुने हुए हैं रिश्ते, और रिश्ते हर इंसान के लिए बहुत जरूरी होते हैं। दूसरी चीज है, आपका अकेलापन कम होएगा। अकेलापन बहुत बड़ी चीज है आजकल की दुनिया में, राइट। हम लोगों के साथ भरे कमरे में बैठ के फिर भी अकेला महसूस कर सकते हैं। तो आई थिंक स्क्रीन से बाहर निकलो और थोड़ा रिश्ते बनाओ। एंड आई थिंक लास्ट चीज है दैट दिस इज अ स्किल टू लुक आउट फॉर। ये एक खूबी है जो मैं तो भाई अपने पार्टनर में हमेशा ढूंढती हूँ, कि आप केयर वर्क को कितना मायने रखते हैं। कमाई आपकी जो भी हो, मिजाज आपका अच्छा हो, लेकिन केयर वर्क होना बहुत जरूरी है, राइट। आई थिंक ये एक इंसान की छवि दर्शाता है। मेरे लिए ये एक टोटल ग्रीन फ्लैग है। बहुत बहुत शुक्रिया निदा, आपके साथ जो ये काम की बात हुई है, मुझे लगता है कि जो हमारे ऑडियंस उनके लिए कारगर साबित होगी। सिक्विन का जो आपका अनुभव रहा है, आपने अपने खुद के तजुर्बे से जिन चीजों को रखा है, वो बहुत हेल्पफुल रहा है इस बात को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू राजदीप। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।